क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के जो इम्पोर्टेंट लेखक परिचय है उनको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने 5 से 6 लेखक परिचय यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार 5 से 6 लेखक परिचय यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है और स्केल आपको साथ में लेकर बैठना है। इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो देखिए स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। तो स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ, इस तरह की महत्वपूर्ण बातें आपको जीवन परिचय में याद करना है, क्योंकि जीवन परिचय में से आपके ऑब्जेक्ट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद करनी है। तो स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। शिक्षा इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की वो कहाँ से की है, राजस्थान से की। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एमए तथा पीएचडी किया। इन्होंने क्या किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर इन्होंने एमए और पीएचडी हिंदी किया था। क्यों किया था, क्योंकि इनकी साहित्यिक रुचि थी। ठीक है, इनकी जो रुचि थी वो साहित्य में थी। तो साहित्यिक रुचि के कारण ये वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। फिर चकमक बाल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, इनकी एक रचना इन्होंने रची चकमक बाल पत्रिका। ठीक है, जिस इन्होंने फिर उसका क्या किया, संपादन कर दिया और सन 2019 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो यह है स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय में से आपके ऑब्जेक्ट प्रश्न बनेंगे, तो आप सभी को अच्छे से जीवन परिचय को कंप्लीट करना है। तो क्या है स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, तो उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था सन 1947 में। इनकी शिक्षा इन्होंने राजस्थान से की थी। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एमए और पीएचडी हिंदी की भी इन्होंने पढ़ाई की। साहित्यिक रुचि के कारण ये फिर वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। इसके बाद में इन्होंने एक रचना की चकमक बाल पत्रिका का। ठीक है, इसकी इन्होंने रचना की और फिर सन 2019 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए एमपी बोर्ड में केवल आपसे 2 रचनाएं इनकी पूछी जाती है, साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाती है और साहित्य में स्थान आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहले पूछा जाता है तो आप सभी को अधिकतर इन पे फोकस आपको करना है। 2 रचनाएं आपको कंप्लीट करना है, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो देखिए पहली रचना है सूरज कब निकलेगा, दूसरी है आएंगे अच्छे दिन भी, तीसरी है आदमी जात का आदमी। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं केवल आपसे परीक्षा में 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। पहली रचना क्या है कि सूरज कब निकलेगा, दूसरी रचना क्या है आएंगे अच्छे दिन भी और तीसरी रचना क्या है आदमी जात का आदमी। ठीक है, आपको 2-3 रचनाएं एक्स्ट्रा करना है ताकि यदि आप भूल भी जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 से 3 रचनाएं एक्स्ट्रा इसमें करनी है। परीक्षा में केवल आपसे 2 रचनाएं ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो 3 रचनाएं, 3 ही आपकी सिंपल रचना है स्वयं प्रकाश जी की कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में साहित्यिक विशेषता है। देखिए पहले भाषा शैली के नाम से पूछा जाता था, लेकिन अब केवल साहित्यिक विशेषता के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है साहित्यिक विशेषताओं की और स्केल से आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो क्या है इनकी साहित्यिक विशेषताएं,
स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। इनकी जो भाषा है वो विषय संसार के अनुरूप होती है। ठीक है, संसार के अनुरूप इनकी भाषा होती है। वे वर्णी विषय अर्थात कि जिसका वर्णन हो सके। वर्णी विषय का मतलब क्या होगा कि जिसका वर्णन हो सके। उसका ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, गहराई पे ये अधिक ध्यान देते हैं। उसका ऊपरी वर्णन, कोई सी भी चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, वो ऊपर से ध्यान नहीं देंगे, वैसे ही उसको गहराई से उसको समझेंगे। यहाँ पर ये कहने का यहाँ पर मतलब है आपका। ठीक है, कि उसका ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान वो देते हैं। इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना, और देखिए इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। उनकी शैली में हास्य एवं व्यंग की प्रधानता है। छोटे छोटे वाक्यों से शैली में सामाजिकता आ गई है। ठीक है, तो उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें व्यंग की चेतना स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और इनकी शैली में हास्य और व्यंग की प्रधानता रही है और इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों से शैली में सामासिकता आ गई। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों से शैली में क्या आ गई, इनकी सामासिकता आ गई है। ठीक है, तो यह है इनका साहित्यिक विशेषताओं। तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, पहले आपसे भाषा शैली के नाम से पूछा जाता था, लेकिन अब आपसे केवल साहित्यिक विशेषता के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, हेडिंग आपको अच्छे से डालना है। तो देखिए क्या है इनका साहित्य में स्थान। तो स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। जो स्वयं प्रकाश जी है वो समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार है। उनकी कृतियों उन्हें पहला सम्मान, उनको जो पहला सम्मान है कृतियों में, वो बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और आदि प्राप्त हो चुके हैं। इनको और भी पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये है इनका साहित्य में स्थान कि जो स्वयं प्रकाश जी है वो समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार रहे हैं। उनकी कृतियों उपजों की उनको पहला जो सम्मान मिला वो बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य उनको अकादमी पुरस्कार और आदि इनको ऐसे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से साहित्य में स्थान के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले लेखक परिचय की ओर। ठीक है, तो देखिए हमारा अगले लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का हम जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर इसी तरह से हेडिंग डाल लेना है। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बेनीपुरी ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अब इनके गांव के नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे उनका जन्म 1902 में बेनीपुरी ग्राम में एक छोटे साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। इनकी जो पढ़ाई है वो बीच में ही अधूरी रह गई थी। किसके कारण? जो असहयोग आंदोलन 1902 में चला था उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई थी। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। कहाँ से की थी उन्होंने? बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने विरासत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और सन 1968 में इनका निधन हो गया। निधन यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये गुजर गए। कब? 1968 में। ठीक है,
तो आपको जीवन परिचय में इनकी जो मेन बातें हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी में से आपके बनते हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, इन्होंने क्या किया, यानी कि इन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद इन्होंने और क्या 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 बिजनेस किए। जैसे कि ये 1920 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इस तरह की इम्पोर्टेंट बातें आपको जीवन परिचय में कंप्लीट करनी है। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनके निधन। ठीक है, इनका निधन कौन से सन में हुआ। ठीक है, चलिए आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए फिर है रचनाएं एमपी बोर्ड में आपसे 2 पूछी जाती है, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। ठीक है, जीवन परिचय में से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो देखिए रचनाएं क्या है। पहली रचना है आपकी पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, चीता के फूल, गांव का देवता, अब पाली, ये आपकी अब पाली केवल और लाल तारा, महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, 6 से 7 यहाँ पर रचनाएं हैं। आपको 2 से 3 रचनाएं कंप्लीट करना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे 2 रचनाएं तो पूछी जाती है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा भी लिखनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी आप लिखेंगे तो आप चलेगा, लेकिन आपको 100% एक रचना एक्स्ट्रा करनी है। देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं रचनाएं। पहले क्या है, पतितों के देश में। पत्तों के देश में क्या होगी, माटी रहेगी तो माटी की मूर्तें बनाई जाएगी, चीता के फूल रहेंगे, गांव का देवता रहेगा, अब पाली रहेगी, लाल तारा, और इसके बाद में महाराणा प्रताप सिंह, यानी कि पूरे गांव के मुखिया कौन है, महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए अब याद कर लेंगे रचनाओं को, बहुत ही सिंपल रचना है। अब बढ़ते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर, यानी कि इनकी भाषा शैली की ओर। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल लेनी, स्केल से 2 अंडरलाइन भी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है, इनकी भाषा में क्या है, ओज है। देखिए आप छोटा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक आपका 2 रचनाएं पूछा है तो एक प्रश्न इसका बनेगा, 2 नंबर की आपके साहित्य विशेषता रहेगी और 1 नंबर का साहित्य में स्थान रहेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना चाहते तो आप इसको कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का रहेगी आपकी साहित्यिक विशेषताएं। तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इनकी भाषा में ओज है। आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा भाषा में। ठीक है, इसके आगे शैली रहेगी, इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा में ओज है। इनकी सशक्त भाषा विचार और भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। इनकी भाषा क्या है कि सशक्त भाषा। ये क्या, सशक्त जो भाषा है वो विचार और भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। और आपने वर्णनात्मक, ये लाइन आप नहीं लिखना चाहते हैं कि इनकी सशक्त भाषा विचार और भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन। ठीक है, इन्होंने वर्णनात्मक शैली में क्या किया है, यात्रा वर्णन का उन्होंने वर्णन किया है। और रेखा चित्र, ठीक है, इन्होंने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन और रेखा चित्र किया है। कथात्मक शैली में इन्होंने कहानी और उपन्यास का वर्णन किया है। और विचारात्मक शैली में इन्होंने निबंधों की रचना की है। ठीक है, तो यह इनका साहित्यिक विशेषता है कि रामरक्ष बेनीपुरी जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इनकी भाषा में ओज है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप कट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन और रेखा चित्र किया। कथात्मक शैली में इन्होंने कहानी और उपन्यास का वर्णन किया। विचारात्मक शैली में इन्होंने निबंधों की रचना की है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान। तो क्या है इनका साहित्य में स्थान, तो देखिए
कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये साहित्य में स्थान की, ये आप हर एक लेखक परिचय के साहित्य में स्थान में लिख सकते हैं। केवल बस आपको ये नाम यहाँ पर बदलना है। अब जैसे कि आपको ये थोड़ा बहुत जो हमने स्वयं प्रकाश जी का साहित्य में स्थान पढ़ा था, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा और इसको करने भी आपको कठिनाई होगी, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसकी जगह कि स्वयं प्रकाश जी का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इनके इस योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा, या ये देशभक्त और साहित्यकार के रूप में इनका नाम अमर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में स्थान लिखा है, यहाँ पर केवल आपको नाम बदलना है और हर एक का आप इस तरह से साहित्य में स्थान बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में स्थान, कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी, अब हमने अभी क्या पढ़ा था इसके पहले, स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश आप यहाँ पे बोल सकते हैं स्वयं प्रकाश का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। इस तरह से आगे कौन से लेखक आएंगे, यशपाल, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में यशपाल का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई से भी लेखक का साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। यदि आपको किसी का साहित्य में स्थान नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए 5 से 6 लेखक परिचय आपको बताएंगे जो कि बहुत ही सरल और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए और बहुत ही रिसर्च के बाद आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में 5 से 6 आपके इम्पोर्टेंट लेखक परिचय हैं। ठीक है, तो अब हमारे हैं यशपाल जी। ठीक है, कौन से लेखक आएंगे, यशपाल। अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बस केवल एक बार पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है हमारा थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तो इसी बीच आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रश्न आपके जीवन परिचय में से बनते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी जल्दी, और जो रचनाएं, साहित्य में विशेषताएं और इनका साहित्य में स्थान वो हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे पढ़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीवन परिचय में आपको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी पढ़ के। ठीक है, तो क्या है इनका जीवन परिचय, तो यशपाल का जन्म फिरोजपुर यानी कि छावनी, पंजाब में सन 1903 में हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म है वो फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी माँ के संरक्षण में कंडला तथा लाहौर से BA तक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी माँ के संरक्षण में, यानी माँ के साथ रहकर इन्होंने कंडला और लाहौर से BA की परीक्षा प्राप्त की थी। भगत सिंह एवं सुखदेव से जुड़ाव के कारण स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में ये सक्रिय रहे। ठीक है, इनका ठीक है ये किसके साथ थे, भगत सिंह और सुखदेव से इनका जुड़ाव था, जिसके कारण जो स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारा की जो धारा चली थी उस धारा में इन्होंने भाग लिया था। इनको बंदी बना लिया गया तथा 14 वर्ष की सजा मिली। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में पकड़े गए, जिसके कारण इनको बंदी बनाया गया। फिर इनको 14 वर्ष की सजा मिली और सन 1974 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे इनका जीवन परिचय कि यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन
1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी माँ के संरक्षण में कंडला तथा लाहौर से बीए तक की परीक्षा इन्होंने प्राप्त की। भगत सिंह और सुखदेव से जुड़ाव, इनकी दोस्ती के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में सक्रिय रहे, जिसके कारण इनको बंदी बनाया गया और 14 वर्ष की सज़ा मिली और 1974 में इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए, इनकी पहली रचना है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच और अमिता। इसके बाद में देशद्रोही। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? तो इन्होंने रचनाएं की ज्ञानदान की, तर्क का तूफान की, पिंजरे की उड़ान की, झूठा सच की और अमिता, और उसके बाद में इन्होंने देशद्रोही की रचनाएं की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए 6 आपकी यहाँ पर रचना है, केवल आपसे 2 रचनाएं परीक्षा में पूछी जाएगी, लेकिन आपको देखिए छोटी रचना है ये, जैसे कि ज्ञानदान हो गए, तर्क का तूफान हो गई, इसके बाद में झूठा सच हो गया। ये आप तो नाम तो याद रख सकते हैं, लड़की का नाम है अमिता, इस तरह के लड़कियों के नाम तो आप याद रख सकते हैं। तो अमिता, इसके बाद में देशद्रोही, तो ये से ही आपको 4 से 5 रचनाएं याद हो जाएगी, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर, यानी कि इनकी भाषा शैली की ओर। ठीक है, तो आप सभी को हेडिंग डालनी है साहित्यिक विशेषताओं की, और आपको इसके नीचे स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। ठीक है, इनकी भाषा में क्या है? स्वाभाविकता है और सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, पत्र अनुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। ठीक है, तो जो यशपाल जी है, इनकी भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, पत्र अनुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा भावपूर्ण रही है। इन्होंने साहित्य के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? साहित्य के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इनके साहित्यिक विशेषता है कि यशपाल की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, पत्र अनुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। इन्होंने साहित्य के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, तो देखिए इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरण किए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने जो रचनाएं की और इन्होंने अपनी साहित्य विशेषताओं में हिंदी साहित्य के लिए जो उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, तो इन सभी के लिए इनको निरंतर रूप से हिंदी साहित्य याद करता रहेगा। ठीक है, तो क्या है इनका साहित्य में स्थान? कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है और इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरण किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको देखिए 5 से 6 ये जो लेखक परिचय वो बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको हम बताएंगे, तो आपको काफ़ी इजी लग रहे होंगे। ठीक है, सभी लेखक परिचय। अब हमारी यहाँ पर आती है लेखिका। ठीक है, लेखिका है आपकी मनु भंडारी। ठीक है, चलिए तो इनका जीवन परिचय हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। तो मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर गांव में हुआ। तो
मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के, जिला कौन सा आपका, मंदसौर जिले के भानपुर नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, अजमेर राजस्थान से। युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्ययन किया। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े से बड़े कॉलेज में अध्ययन किया। कौन से, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। और आप प्रारंभ से हिंदी साहित्य सृजन से जुड़ गए। ये शुरू से ही किसके साथ थी, हिंदी साहित्य के साथ थी, तो उसी के साथ ही जुड़ी थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इनका जीवन परिचय कि मनु भंडारी का जो जन्म है वो सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नामक भानपुर गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। इन्होंने युवावस्था से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्ययन किया था। और ये प्रारंभ से हिंदी साहित्य सृजन से जुड़ी थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए, आपको हेडिंग डालना है, रचना की अंडरलाइन आपको करना है। तो पहली रचना है मैं हार गई। दूसरी रचना है इनकी आंखों देखा झूठ। तीसरी यही सच है, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, एक प्लेट सैलाब। और अगली है त्रिशंकु और आसमाता, इसके बाद में कलावा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है, तो ये तीनों कर लीजिए, बहुत ही सरल है। मैं हार गई, आंखों देखा झूठ और यही सच है। ठीक है, तो ये इनकी 3 रचना है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनकी हम साहित्यिक विशेषताओं की ओर। तो देखिए, इनकी भाषा सरल एवं सादगीपूर्ण है। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण रही है। इनकी शैली सहज तथा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। इनकी भाषा कैसी है, सहज और भाव अभिव्यक्ति में सक्षम रही है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंग अनुकूल है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देसी शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और देसी शब्दों का खूब प्रयोग अपनी भाषा शैली में किया है। ठीक है, तो ये इनकी साहित्यिक विशेषता है कि जो मनु भंडारी जी है, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, वो सादगीपूर्ण है। इनकी शैली में सहज भाव अभिव्यक्त करने का सक्षम है। संवाद और वाक्य छोटे छोटे होने के छोटे छोटे हैं किंतु बहुत ही चुस्त और प्रसंग अनुकूल है। इनकी रचनाओं में हमें बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी और देसी शब्दों का भी खूब प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम इनकी साहित्य में स्थान की ओर। तो देखिए, साहित्य में स्थान है इनका कि सशक्त कथावार मनु भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो जो मनु भंडारी जी है वो सशक्त कथावार मनु भंडारी ने आम आदमी के दर्द, उन्होंने क्या किया है, आम आदमी का जो दर्द है उसको छल कपट
की राजनीति, शोषितों समाज आदि का इन्होंने प्रभावी अंकन किया। इसके लिए इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा। ठीक है, आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगले लेखक की ओर। तो देखिए हमारा अगला लेखक है यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र का हम जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय की स्केल से, आपको 2 लाइन कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन। तो देखिए यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कौन से सन में? 1977 में। कहाँ पर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण किए। इसके बाद आपने स्वतंत्र रूप से हिंदी तथा कलाओं में लिखना प्रारंभ किया और काव्य संगीत तथा ललित कलाओं में आपकी गहरी रुचि है और ये 6 माही पत्रिका सहित का संपादन करते हैं। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ था। इन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी किया था और इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी और कलाओं में लिखना प्रारंभ किया और काव्य संगीत और ललित कलाओं में आपकी गहरी रुचि है और ये 6 माही पत्रिका सहित का इन्होंने संपादन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनका जीवन परिचय, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रश्न आपके जीवन परिचय में से बनेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में इनकी रचनाएं। तो पहली रचना है इनकी यदा कदा, दूसरी है देवप्रिया, तीसरी है बाजार में खड़े होकर और चौथी अयोध्या तथा अन्य कविताएं और 5वीं है यार दुल्हाए। ठीक है, यार दुल्हाए। इसके बाद में देखिए आप इसमें से और भी रचना इनकी कंप्लीट कर सकते हैं। कौन है आपकी? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी सरल और सिंपल रचनाएं, आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए यदा कदा हो गई, दूसरी हो गई आपकी देवप्रिया, तीसरी होगी बाजार में खड़े होकर, चौथी हुई अयोध्या का अन्य कविताएं और 5 होगी यार दुल्हाए। ठीक है, इसमें से 3 रचनाएं आपको करनी है। आप तीनों रचनाएं ऊपर की कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो देखिए क्या है इनकी साहित्यिक विशेषताएं, आपको स्केल से जो अंडरलाइन कर देना है। यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रभावी, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है और भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप में दर्शन होते हैं। इनकी भाषा समृद्धि है जिसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है इनके साहित्यिक विशेषताएं? तो यतीन्द्र मिश्र की जो भाषा है वो बहुत ही सहज और प्रभावी, भावात्मक में ये सक्षम और प्रसंगों के अनुकूल है। भाषा में खड़ी बोली के साथ परिमार्जित रूप में दर्शन होते हैं। इनकी भाषा समृद्धि है जिसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इनके
साहित्य में स्थान की ओर। तो देखिए यतीन्द्र मिश्र का साहित्य में विशिष्ट स्थान है और इनके साहित्यिक योगदान के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है रहा है और इनके साहित्यिक योगदान के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, ये लाइन आप हर एक लेखक के साहित्य में स्थान में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई से भी लेखक का साहित्य में स्थान लिख रहे हैं, यदि उसको आपको नहीं आता है तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको नाम बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके पहले हमने ये मनु भंडारी का पढ़ा था, तो अब यहाँ पर यदि आपको मनु भंडारी का नहीं आता है, आप भूल गए, तो आप लिख सकते हैं कि मनु भंडारी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इनके साहित्यिक योगदान के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर रहेंगे आ जाएगा, लेखिका है तो रहेंगी और लेखक है तो रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले लेखक की ओर। तो देखिए हमारे अगले लेखक है यहाँ पर भदद आनंद कौशल्यानंद। ठीक है, इनका यह है जीवन परिचय। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ और फिर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए भदद आनंद कौशल्यानंद का जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अबला जिले में हुआ था। इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन से ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे और इन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव रहा। बौद्ध भिक्षु भदद आनंद कौशल्यानंद को साहित्य से बहुत लगाव था और ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार ठीक है समिति वर्धा के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बार आपको पढ़ के बता दिया है, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपकी इसमें से। अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए पहली रचना है जो भूल ना सका कहाँ क्या देखा। ठीक है, पहली क्या रचना इनकी कि जो भूल ना सका। दूसरी रचना है कहाँ क्या देखा और तीसरी यदि बाबा ना होते। चौथी रेल की टिकट और पांचवी है बहानेबाजी आदि। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट कर लेंगे इनकी रचनाएं। केवल आपसे 2 रचनाएं परीक्षा में पूछ जाएंगी, आपको 2 से 3 रचनाएं तो करना है। ठीक है, कि जो भूल न सका कहाँ क्या देखा, यदि बाबा ना होते, रेल की टिकट और बहानेबाजी आदि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो श्री कौशल्यानंद जी की भाषा सरल स्पष्ट तथा रोचक है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो किसमें भाव अभिव्यक्ति में सक्षम रही है और वर्णनात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। ठीक है, बहुत ही सरल इनकी साहित्यिक विशेषता है कि जो भदद आनंद कौशल्यानंद जी है उनकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट तथा रोचक है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम रही है और शैली में क्या है वर्णनात्मक शैली के साथ साथ इन्होंने आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हो गई।
देखिए इस चैनल के ऊपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में स्थान क्या है कि विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदद आनंद कौशलानंद ने धर्म दर्शन साहित्यिक आदि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, ये जगह जगह पर घूमते फिरते थे। ठीक है, ये यात्रा करते थे। तो विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले जो भदद आनंद कौशलानंद हैं, ये धर्म दर्शन साहित्य आदि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने लगे। यानी कि धर्म में इन्होंने कार्य किया, साधुओं की इन्होंने मदद की। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, ये लाइन तो आप हर एक लेखक के साहित्य में स्थान में लिख सकते हैं, जो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में बताया है। 5 से 6 है। ठीक है, 6 आपके लेखक परिचय हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करा है। कोई भी प्रकार की यदि इसमें त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी में मैंने आपको 5 से 6 लेखक परिचय कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट